ये ऑल इंडिया रेडियो है। अब आप देवकी नंदन पांडे से खबरें सुनिए। समाचार मिला है कि ऑपरेशन के बाद महात्मा गांधी की हालत में तेजी से सुधार हो रहा है। उन पर गोली चलाने वाले नाथूराम गोडसे को अदालत ने 15 दिन की पुलिस हिरासत में दे दिया है। देश के कोने कोने से हजारों लोग महात्मा गांधी का दर्शन करने दिल्ली पहुंच रहे हैं। जी हां, गोली लगने के बाद गांधी जिंदा हैं। नाथूराम गोडसे अभी जेल में हैं। ये एक अनोखा तरीका है समय को मोड़कर समय से ही अपने सवालों के जवाब पूछने का, और इसे आजमाया है जाने माने लेखक असगर वजाहत ने अपने नाटक godse@gandhi.com में। हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई, गांधी गोडसे एक युद्ध, जो इसी नाटक पर आधारित है। विवादास्पद विषय होने की वजह से इस पर जाहिर सी बात है काफी बहस हुई, विरोध प्रदर्शन भी हुए। तो हमने सोचा क्यों ना ये नाटक ही पढ़ा जाए। नाटक एक काउंटर फैक्चुअल हिस्ट्री से शुरू होता है, जहां गांधी को गोली लगी तो है लेकिन वो जिंदा हैं। नाथूराम गोडसे को जेल हुई है, लेकिन गांधी ने गोडसे को माफ कर दिया है, जिसकी वजह से गोडसे के खिलाफ केस कमजोर पड़ गया है। काउंटर फैक्चुअल हिस्ट्री या ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री रचना की एक शैली है, जिसमें ऐतिहासिक घटनाओं को बदल दिया जाता है, जिससे कि उनसे जुड़ी समस्याओं का अलग तरह से हल मिल सके या उन घटनाओं से जुड़े सवालों के जवाब हमें मिल सके। अंग्रेजी में पहली ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री की रचना 1845 में प्रकाशित नथानियल हॉथॉर्न की छोटी कहानी पीस कॉरेस्पॉन्डेंस है, जिसमें कवि रॉबर्ट बर्न्स, लॉर्ड बायरन, शेली, जॉन कीट्स, अभिनेता एडमंड कीन, ब्रिटिश राजनेता जॉर्ज कैनिंग और नेपोलियन बोनापार्ट जैसे लंबे समय से मृत प्रसिद्ध लोग भी अभी जीवित हैं। ज्यादा पीछे ना भी जाएं तो फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड कुछ सबसे नई ऑल्टरनेटिव हिस्ट्रीज में से एक है, जिसमें एक्ट्रेस शेरन टेट की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या की सच्चाई को बदल दिया गया है। या फिर फिल्म इनग्लोरियस बास्टर्ड्स, जिसमें यहूदी नाजियों से हिंसात्मक बदला ले रहे हैं। दोनों ही फिल्में डायरेक्टर क्विंटन टैरेंटिनो की हैं। कुल मिलाकर पश्चिमी देशों में ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री पर काम होता रहा है। जरूरी बात यह है कि ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री सिर्फ एक अनोखा प्रदर्शन ही नहीं, बल्कि समाज, इतिहास और राजनीति से जुड़े सवालों का जवाब देने की कोशिश करती है। नाटक के शुरुआती दृश्यों में ही गांधी भौतिक साधनों से दूर एक आत्मसंतोषी व्यक्ति हैं। सभ्यता और विकास के भौतिक और मनोवैज्ञानिक उत्पाद एक सीमा के बाद उनके लिए गैर जरूरी हैं। वो अपनी जिंदगी से इन सब चीजों को हठपूर्वक दूर रखते हैं, जिसे लेखक ने नाटक में गांधी हठ कहा है। अब गोली लगने के बाद गांधी की स्थिति नाजुक है। उन्हें दवाइयां लेनी है, जिसके लिए वो अपने सेक्रेटरी प्यारेलाल से साफ मना कर देते हैं। कहते हैं कि मैं अब अपना डॉक्टर खुद हूं। दवाइयां न खाने और ड्रेसिंग न करवाने पर वो कहते हैं कि अपनी ड्रेसिंग मैं खुद ही कर रहा हूं और अपनी खुराक को ही मैंने अपनी दवाई बना लिया है। यहां वो अपनी आत्मशक्ति पर ही जोर दे रहे हैं। लोगों को दिक्कत तब शुरू होती है जब ये गांधी हठ गांधी तक सीमित नहीं रहता और दूसरों पर भी मंडराने लगता है, राजनीति और समाज में भी फैल जाता है। गांधी के मुताबिक जिस तरह इंसान को अपनी आत्मशक्ति के अलावा किसी दवाई की जरूरत नहीं, वैसे ही राजनैतिक स्तर पर आजाद भारत के लोगों को किसी सरकार की भी जरूरत नहीं। इसीलिए नाटक में गांधी ने एक गांव में स्वराज स्थापित किया है, जहां लोगों की अपनी पुलिस, अपनी अदालत और अपना प्रशासन तंत्र है। उसे केंद्रीय सरकार से कोई मतलब नहीं। हजारों गांव देश में हजारों सरकारें बना लें, इससे भी गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता।
बस होना ये चाहिए कि कोई दूसरा आकर लोगों को जीना ना सिखाए। वो खुद ही अपना अच्छा बुरा जानते हैं। इसी हठ में गांधी गांव में हैंडपंप तक नहीं लगने दे रहे हैं। वो रामनाथ से कह रहे हैं कि पहले लोगों को हैंडपंप की अच्छाई और बुराई के बारे में बताओ, उसकी देखभाल के बारे में बताओ। रामनाथ के ये कहने पर कि हम लोग गांव वालों की भाषा नहीं जानते तो सिखाएं कैसे, गांधी कहते हैं तो पहले उनकी भाषा सीखो, फिर बात करना। ममता, राग, आसक्ति जैसी चीजों से गांधी का दूर दूर तक कोई नाता नहीं। नाटक में गांधी बड़ी आसानी से जरूरत न होने पर किसी भी चीज को खत्म करते दिखते हैं, बिना किसी लगाव के। यहां तक कि नाटक में गांधी ने नेहरू, पटेल और मौलाना आजाद को बुलाकर कांग्रेस भंग करने को कह दिया है, क्योंकि आजादी के बाद कांग्रेस के मंच की कोई जरूरत नहीं। उनके मुताबिक कांग्रेस विभिन्न विचारधाराओं के लोगों का एक मंच था, जिसे पॉलिटिकल पार्टी में तब्दील नहीं होना चाहिए। नाटक में जवाहरलाल नेहरू बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री बाबू के हाथों गांधी के पास एक खत भेजते हैं, जिसमें नेहरू ने आने वाले आम चुनावों में गांधी का सहयोग मांगा है। इससे भी गांधी साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि मैं तो कांग्रेस के ही पक्ष में नहीं हूं। वो श्री बाबू को बताते हैं कि यहां तो 4 जिलों में पहले ही चुनाव हो चुका है, जिस पर श्री बाबू चौंक जाते हैं। गांधी लकड़ी चीरते हुए बावन दास की ओर इशारा करते हैं और बताते हैं कि यह बावन दास ही यहां का प्रधानमंत्री बना है। गौरतलब है कि बावन दास का किरदार असगर वजाहत ने फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास मैला आंचल से लिया है, जो मेरे लिए एक अनोखा प्रयोग है। इस तरह से नाटक में पूंजीवाद, औद्योगिक क्रांति और एक भ्रष्ट लोकतंत्र का जमाना शुरू हो चुका है, जो लोकतंत्र के हर नागरिक को उपभोक्ता के रूप में देखना चाहता है। बहुत सी गैर जरूरी चीजें जबरदस्ती संग्रह की जा रही हैं। इन सब का बुलडोजर प्रकृति पर चल रहा है, हजारों साल पुरानी सुंदर संस्कृति पर चल रहा है। लोग जिस स्थिति में खुश हैं, उसे जबरदस्ती बदलकर उन पर नया जमाना थोपा जा रहा है। नाटक में गांधी इस सब से लड़ते नजर आते हैं। उनकी नजर में सुख, शांति और मौलिक साधनों से जिंदगी गुजारना ही सबसे बड़ी बात है, भले ही कुछ लोगों को यह असभ्य लगे। लेकिन साफ सुथरे मौलिक जीवन के ध्वजवाहक गांधी अब नाटक में धीरे धीरे अपना अति नैतिक और रूढ़िवादी चेहरा दिखाते हैं, क्योंकि उनके आदर्श उनके पूरे हठ के साथ सिर्फ सामाजिक या राजनीतिक मंच पर ही नहीं, बल्कि लोगों के व्यक्तिगत जीवन में भी पसर रहे हैं। जैसे गांधी के शिष्य सुषमा और उसके प्रेमी नवीन के बीच सभ्यता और आधुनिकता की गैर जरूरी परतों को हटाते हटाते नाटक में गांधी के लिए पुरुष स्त्री प्रेम भी एक विकार हो गया है। और आश्रम में रहते हुए प्रेम की भावना रखकर सुषमा ने पाप किया है। हद हो जाती है जब नाटक में गांधी सुषमा से कहते हैं कि वो अपने प्रेमी नवीन को सगा भाई मान ले। नाटक के एक महत्वपूर्ण हिस्से में इसी तरह से गांधी की ताकतवर शख्सियत लोगों की प्राथमिकताओं में दखलंदाजी कर रही है। लेकिन असगर वजाहत के गांधी अपने इस हठ से लड़ते हुए भी दिखाई देते हैं। उनको इसका एहसास है, उनको अपनी ही प्रतिछाया ये एहसास दिलाती है। नाटक में गांधी की ये प्रतिछाया कस्तूरबा गांधी के रूप में है, जो गांधी को उनके हिंसक पक्ष से रूबरू कराती है। इस नाटक में नाथूराम गोडसे एक महत्वपूर्ण किरदार जरूर है, मगर कस्तूरबा ही गांधी को मुश्किल चुनौती देती नजर आती हैं। वो गांधी के सामने एक एक करके वो सारे भयानक उदाहरण पेश कर रही हैं, जिसमें गांधी ने अपने आप को लोगों पर थोप कर उनका जीवन बर्बाद कर दिया है।
कस्तूरबा आरोप लगाती हैं कि गांधी ने अपने विशाल व्यक्तित्व का सहारा लेकर लोगों के साथ मनोवैज्ञानिक हिंसा की है। पूरे नाटक में सिर्फ कस्तूरबा के सामने ही गांधी विचलित दिखाई देते हैं। इस बीच गांधी के भक्त तो अपने व्यक्तिगत जीवन में उन्हें सहन करते रहते हैं, लेकिन राजनीति नहीं कर पाती। वो अपना रंग दिखाती है और आज़ाद भारत में भी गांधी को सलाखों के पीछे जाना पड़ता है। यहाँ एक बार फिर गांधी सबको चौंकाते हुए अपने हठ से उसी सेल नंबर 5 में रहने जाते हैं जहां उन पर गोली चलाने वाला नाथूराम गोडसे भी है। यहां से शुरू होता है गोडसे और गांधी का संवाद, जिसमें असगर वजाहत ने हिंदू धर्म के दो ब्रांड्स को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। नाटक में गांधी और गोडसे का पूरा संवाद, वाद विवाद पढ़कर तो यही पता चलता है कि गांधी के लिए एक व्यक्ति मन और विचार से हिंदू होता है। इस नाटक में गांधी के मुताबिक एक पाकिस्तान बन जाने से हिंदू धर्म के विचार कमजोर नहीं पड़ गए, बल्कि उसके प्रतीकों का फैलाव अभी भी जारी है। राम की प्रसिद्धि बढ़ी है और ज्यादा से ज्यादा लोग कृष्णमय हो रहे हैं। वहीं नाटक में गोडसे का जोर हिंदू धर्म के भौगोलिक और भौतिक पक्ष पर ज्यादा है। इस दलील के मुताबिक गांधी ने भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर एक इस्लामिक राष्ट्र बनने देने का घोर पाप किया है। इस पर गांधी सावरकर की किताब हिंदू राष्ट्र दर्शन का हवाला देते हुए कहते हैं कि सावरकर ने तो देश में हिंदू मुस्लिम दो अलग अलग राष्ट्रीयताओं का पक्ष लिया है। गोडसे के मुताबिक गांधी ने खिलाफत जैसे आंदोलनों का समर्थन कर हमेशा मुस्लिम तुष्टिकरण किया है, जिस पर गांधी का कहना है कि खिलाफत तो एक आंदोलन है, क्या मेरे चंपारण, अहमदाबाद या असहयोग आंदोलन सिर्फ मुसलमानों के लिए थे? ये बहस चलती रहती है, जिसमें मुझे तो कुल मिलाकर यह समझ में आया कि नाटक के गोडसे का हिंदू धर्म एक भौगोलिक क्षेत्र में फैलना चाहता है और नाटक के गांधी का हिंदू धर्म लोगों के मन और आचार विचार में। नाटक में गोडसे का हिंदू भगवत गीता के अर्जुन की तरह धनुष उठा लेने की शक्ति बटोर रहा है और गांधी का हिंदू भगवत गीता के ही क्षमा, राग द्वेष से मुक्ति, आत्मशक्ति और संभाव के उपदेशों पर चलने वाला है। जैसे कि गांधी को इस नाटक में कांग्रेस से या सुषमा नवीन के प्रेम संबंध से कोई राग नहीं है, उन्हें गोडसे से कोई द्वेष नहीं है और उन्होंने उसे क्षमा भी कर दिया है। वो किसी सहारे के बिना व्यक्ति और समाज को अपनी आत्मशक्ति पर जीते हुए देखना चाहते हैं। नाटक के हिसाब से गांधी इन सारी हिंदू विशेषताओं से लैस होकर एक दूसरे तरह के हिंदू यानी नाथूराम गोडसे से रूबरू हो रहे हैं, जिसका झुकाव नाटक में हिंदू धर्म की वैचारिक विशेषताओं से ज्यादा एक हिंदू राष्ट्र के रूप में हिंदू राजनैतिक प्रभुत्व पर है। नाटक में गांधी गोडसे से कह रहे हैं कि मुझे मिटाने के लिए मेरे विचारों का खंडन करो और उन्हें मार डालो। मेरा शरीर मारने से मेरे विचार नहीं मरेंगे। नाटक में गांधी और गोडसे सर्दी, गर्मी, बारिश हर मौसम में बहस करते दिखाई देते हैं। सिर्फ दिखाई दे रहे हैं, उनकी बातचीत एक समय के बाद सुनाई नहीं दे रही। गांधी सुषमा और नवीन के प्रेम के लिए भी धीरे धीरे नर्म हो रहे हैं। ये सब इस बात का प्रतीक है कि किसी भी समस्या पर बातचीत चलती रहनी चाहिए, क्योंकि बातचीत की ये मथनी ही शायद हमें कुछ देकर जाए। किसी भी समस्या में किसी भी पक्ष का हिंसक हो जाना समस्या बढ़ाता है, खत्म नहीं करता, जो असल में गांधी और गोडसे के साथ हुआ और जिसका फल हम अभी तक भोग रहे हैं। गांधी गोडसे एक युद्ध फिल्म आने पर फिल्म के लेखक और डायरेक्टर न्यूज़ चैनल्स पर आकर ये बात बताते रहे कि फिल्म में दोनों पक्षों यानी गांधी और गोडसे दोनों का ख्याल रखा गया है। फिल्म का ट्रेलर भी कहता है कि गांधी की हत्या कर दी गई और गोडसे की आवाज़ को दबा दिया गया। समय ने उन्हें बात करने का मौका नहीं दिया जो ये फिल्म दे रही है।
नाटक पढ़ने से पहले ये उम्मीद थी, लेकिन सच बताऊं तो कम से कम मुझे तो यही लगा कि नाटक गोडसे गांधी संवाद से ज्यादा गांधी के ही चरित्र की परतों की पड़ताल करता नजर आता है। संवाद में कहीं भी गांधी तार्किक रूप से गोडसे के सामने कमजोर नहीं पड़े, बल्कि नाथूराम गोडसे के मुकाबले बहुत छोटा रोल होने के बावजूद कस्तूरबा ही गांधी को बेचैन कर रही है। वो गांधी का वो आईना साबित हुई हैं जिसे देखकर गांधी को अपने पर शर्म आ रही है। अगर गांधी विचारधारा के अध्ययन की दृष्टि से ही नाटक पढ़ा जाए तो ये नाटक इसका बहुत अच्छा उदाहरण है कि किसी तरह कभी भी कोई बात गहराई से समझने के लिए इतिहास से ज्यादा साहित्य की रचनात्मकता भी फायदेमंद हो सकती है। अपने अनोखे प्रयोगों के साथ चीजों को सिर्फ काले या सफेद में न देखकर ये नाटक हमारे सामने एक विचारधारा के सारे शेड्स पेश करने की कोशिश करता है, जो काबिले तारीफ है।